हेलो दोस्तों, मैं हूं बाल मुकुंद और स्वागत करता हूं आपका संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि 11 नंबर है। इसके पहले हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं, जिसको आपने अगर नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे आज प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के भाग 11 में हम फिर पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और बढ़ाएंगे अपने ज्ञान को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग 11 में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो क्या चांद है, क्या चंद्रमा है, चंद्र है या चंद है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो तत्सम शब्द है वो ऑप्शन बी आपका सही होगा, चंद्रमा। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये जो तत्सम होता है, ये संस्कृत का शब्द होता है। जी हाँ, ये संस्कृत का शब्द होता है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द क्या है कि अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी के शब्द भंडार को और मजबूत करने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इसमें समाहित किया जाए। तो उसी के तहत संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों को हिंदी में समाहित किया गया है। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे ही शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम को शुद्ध भी माना जाता है, अर्थात जो तत्सम शब्द होता है वो शुद्ध शब्द होता है। इसी का विपरीत तद्भव होता है। संस्कृत से वो शब्द जो हिंदी में आने पर उसका रूप परिवर्तित हो गया है, उसका रूप बदल गया है, वही तद्भव कहलाता है। तो जब तत्सम को लेकर क्वेश्चन हो तो ऑप्शन में हम ढूंढते हैं ऐसे शब्द को जो संस्कृत निष्ठ हो, जो संस्कृत का शब्द हो। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो संस्कृत निष्ठ शब्द है, चंद्र। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, चंद्र वाला, चंद्रमा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जो दूसरा है उसमें पूछा गया है, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया गया है जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगधन ईश, जगधन देश। ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन आप चुनिए, वीडियो को पुश करके ज़रूर चुनिए हमारे बताने से पहले। तो अब हम इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। व्यंजन संधि में एक नियम है जिसमें पहले जो वर्गों के पहले अक्षर होते हैं, का, चा, टा, ता और पा, ये जो वर्गों के पहले अक्षर होते हैं, इनका जो है इस संधि के तहत तीसरा अक्षर बन जाता है। जैसे का के स्थान पे गा बन जाता है, का, खा, गा तीसरा अक्षर, चा, छा, जा यहाँ तीसरा चा के स्थान पे बनता है, टा के स्थान पे टा, ठा, डा बनता है, ता के स्थान पे ता, था, दा बनता है, पा के स्थान पे पा, फा, बा बनता है। यही है व्यंजन संधि का पहला नियम। तो होता क्या है, ये का के स्थान पे गा बना है, चा के स्थान पे जा, टा के डा, इस प्रकार से तीसरे अक्षर में परिवर्तित हुआ है। वर्गों का पहला अक्षर वर्गों के तीसरे अक्षर में बदला है। तो ये तीसरे अक्षर कहीं मिलते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, व्यंजन संधि के तहत इस तीसरे अक्षर को पहला अक्षर बना करके संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे जगदीश का संधि विच्छेद करना है तो इसमें 2 तीसरा अक्षर है, एक गा है एक दा है। जग में अगर गा को पहला अक्षर बनाते हैं तो गा का पहला अक्षर यहाँ आप देख रहे हैं का है, तो जक हो जाएगा। जक कोई शब्द नहीं है, एक अक्षर और तीसरा दा है। दा को अगर दा का पहला अक्षर ता बनाते हैं तो जगत शब्द बनेगा, जो कि एक शब्द है, अर्थात संधि विच्छेद यहाँ से हो सकता है। तो जा, गा और दा के स्थान पे ता, बाकी बड़ी ई और बड़ा सा बच रहा है, उसको उधर लिखेंगे। देखिए इधर भी शब्द बन गया ईस, इधर भी शब्द बन गया जगत। तो जगत जिसमें ता के नीचे हलंत है और प्लस ईस, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही होगा, जगत प्लस ईस। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस पंक्ति में पूछा गया है कौन सा अलंकार है? तो अलंकार का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने ढूंढ लिया होगा, क्योंकि यहाँ चा 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 कई बार आया हुआ है, इधर ला 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 कई बार आया हुआ है। तो एक अक्षर जब कई बार आता है, एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ एक ही अलंकार होता है। वो कौन सा अलंकार है? तो वो अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। आइए तो जरा सा चर्चा कर लेते हैं और ऑप्शन पर। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर 2 वस्तुओं में समानता के कारण आपस में तुलना कर दी जाती है, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। इस प्रकार 2 वस्तुओं में समानता के कारण तुलना कर दी जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर क्वेश्चन करें उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, जिसमें उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा कितने प्रकार की होती है? तो लुप्त उपमा, पूर्णोपमा 2 प्रकार की होती है। और यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार से क्वेश्चन हर बार टेट में पूछा जा रहा है कि रूपक अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार में आपने पढ़ा है इसके 2 अंग
एक तो उपमेय है और एक उपमान है, दोनों पढ़ा है। तो जहाँ पर ऐसी उक्ति कही जाए, ऐसी कोई पंक्ति हो जिसमें कि आपको पता ना चल सके कौन उपमेय है कौन उपमान है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, अब यहाँ पता नहीं चल रहा है चरण है उपमेय या फिर कमल है उपमेय। इसकी परिभाषा भी है, जहाँ उपमेय उपमान में अभेद स्थापित हो जाए अर्थात भेद ना जान मिले कौन उपमेय है कौन उपमान है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे माया में तो चंद्र खिलौना लय हों, अब यहाँ पता नहीं चलता है कि चंद्र रूपी खिलौना या फिर खिलौना रूपी चंद्र, तो ऐसे ही स्थानों पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो हाँ, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा और बगल में बने घंटे यानी इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और बात करेंगे व्यंजन के बारे में, तो व्यंजन को बोलने के लिए उसमें जो है एक स्वर जरूर जोड़ना पड़ता है, एक स्वर जरूर प्लस करना पड़ता है, इसी तभी हम उस अक्षर का उच्चारण कर पाते हैं, उसको बोल पाते हैं। अगर उसमें कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे, केवल व्यंजन का अक्षर होगा तो उसे हम बोल नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, तो यानी वो आपका व्यंजन होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, व्यंजन। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही फेमस रचना है एक, जिसको पूछ लिया गया है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचयिता जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, तो हिंदी गद्य साहित्य के ये जनक माने जाते हैं। इनकी काफ़ी रचनाएँ हैं जिसमें भारत दुर्दशा बहुत ही मेन है। बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही एक महान कवि हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में, तो इन्होंने साकेत लिखा है, साकेत लिखा है, ज़रूर आप याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार को लेकर है। ये भी पूछा गया, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अरविंद है कमल का पर्यायवाची, शिशुवृंद है, तो अरविंद के समान वो शिशुवृंद सो रहे हैं, यहाँ से वाचक शब्द है। और सोना क्रिया जो है साधारण धर्म है, चारों अंग विद्यमान है, तुलना की गई है अरविंद से शिशुवृंद की। तो यहाँ पर एक ही अलंकार होगा, कौन सा, तो वह जो है अलंकार आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। दो शब्दों को एक में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दो शब्दों को एक में जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो समास कहलाती है, और दो वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। तो यहाँ दो शब्दों को पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, समास। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरे का कभी भी सीधा अर्थ नहीं लगाया जाता है, मुहावरे से भावार्थ समझ करके एक ऑप्शन सही करना होता है। तो हथेली पर सरसों उगाना क्या क्या अर्थ होगा, हमारे बताने से पहले आप जरूर एक ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आश्चर्यजनक काम करना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नौवें क्वेश्चन को। नवा क्वेश्चन है, उचित विकल्प चुनकर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य दिया गया है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है क्या है। तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संतुष्ट नहीं होगा, शंसनीय नहीं होगा, स्तुत्य नहीं होगा, प्रशंसनीय होगा। जी हाँ, प्रशंसनीय होगा, ऑप्शन डी सही होगा। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है। वापसी कहानी में किस पात्र का जिक्र है। तो वापसी कहानी में गजाधर बाबू का जिक्र है। और वापसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, इसकी जो राइटर है वो है उषा प्रियंवदा ने इसको लिखा है। बहुत ही अच्छी कहानी है, और इस कहानी में गजाधर बाबू मेन पात्र हैं और उनकी वापसी का जिक्र किया गया है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने देखा 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसी प्रकार हम डेली आपके लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। और डेली आप हमारे वीडियो को देखिए, तो परीक्षा तक, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, उस परीक्षा तक आपको काफ़ी लाभ मिल सकेगा। और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल बने बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों में इसको शेयर जरूर करिएगा। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए सब आप जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते रहें। हम डेली पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा, और संस्कृत का सेट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ और मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।